अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कानून शहादत ऑर्डर कंप्लीट रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कानून शहादत ऑर्डर के कितने मार्क्स हैं। कानून शहादत ऑर्डर के 20 मार्क्स हैं लॉ गेट के अंदर। और जो हमारे पास इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपके आ जाते हैं 166 आर्टिकल्स हैं। और 166 आर्टिकल्स, जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट लॉ गेट के सिलेबस को देखता है तो उसके अंदर नियर अबाउट कोई 700 सेक्शंस और आर्टिकल्स बन जाते हैं। अब ये 700 सेक्शंस और आर्टिकल्स गो थ्रू करना विद इन 20 डेज, विद इन 1 मंथ बहुत ही टिपिकल, बहुत ही टफ हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स आप में से 5 ईयर LLB प्रोग्राम करके आए हैं उनके लिए तो डेफिनेट सी बात है कि उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो 3 ईयर प्रोग्राम करके आ चुके हैं, जिनको लॉ की डेफिनेशन भी नहीं आती, तो उनके लिए तो एटलीस्ट जो लॉ गेट है वो मैं यही कहता हूँ कि 2 to 3 मंथ्स की प्रिपरेशन है। पहले क्या होता था कि जो हमारे पास लॉ गेट था 2023 जो जून तक इसका सिलेबस था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड के साथ साथ मे और शल के भी क्वेश्चंस आ गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रीवियस 2 लॉ गेट से लॉ गेट अब सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा पास कर सकता है, वही कैंडिडेट पास कर सकता है जिसकी कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी हो और साथ ही साथ डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी भी हो। डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी का क्या मकसद है? डायरेक्ट स्मार्ट स्टडी का मकसद सिंपली इतना है कि आपने बैरेक को खोलना है, बैरेक को खोल खोल के एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन को थॉरोली स्टडी करना है। ठीक है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करें, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए सारे के सारे आर्टिकल्स के, और आपको बैरेक के अंदर क्या बात लिखी गई है वो उसकी अवेयरनेस नहीं है। फॉर सपोज अगर एग्जांपल लें, आर्टिकल 133 134 के अंदर लिखा हुआ है उसके सब क्लास 3 के अंदर कि जब भी एक हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, चीफ के बाद क्रॉस होगा, उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। अब री एग्जामिनेशन तक तो हर स्टूडेंट को क्लियर है कि भाई री एग्जामिनेशन होगा, ये ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है। लेकिन जब आप बैरेक को ओपन करेंगे तो आपको एक नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी कि जब री एग्जामिनेशन होता है तो उसके साथ साथ जो हमारे पास एडवर्स पार्टी है उसके पास राइट आ जाता है कि वो उस पार्टी का क्या कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। ये बात कहाँ लिखी है? बैरेक के अंदर लिखी है। लॉ गेट के अंदर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 के अंदर क्या लिखा हुआ है, या आर्टिकल 19 के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो आपको ये कहेगा कि एज पर आर्टिकल 18 कानून शहादत ऑर्डर सब क्लास 1 एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू एंड डैश, फिर उसमें देगा रेलेवेंट फैक्ट, इररेलेवेंट फैक्ट, नॉट रेलेवेंट फैक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। अब जिसने बैरेक को ओपन किया होगा, जिसने बैरेक को पढ़ा होगा, डेफिनेट सी बात है वही कैंडिडेट, वही स्टूडेंट क्या कर सकता है, उनको जवाब दे सकता है। जिसने बैरेक्स को ओपन ही नहीं किया होगा वो उसको कैसे जवाब देगा? ठीक है, तो अभी आप क्या करें, अपने बैरेक्स ओपन कर लें। अभी मैं जहाँ जहाँ से पढ़ाता जाऊँगा वहाँ से आपने उसको एटलीस्ट अपनी नज़रों से गुजारते चले जाना है, एटलीस्ट आपने बर्ड आई व्यू लेते जाना है। और जब आप किसी भी लॉ को, किसी भी चीज़ को, मैं ये कहता हूँ कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ते हैं नियर अबाउट कोई 6 to 7 टाइम्स, तो 6 to 7 टाइम्स पढ़ने के बाद वो चीज़ आपको इस तरीके से जहनों में बैठ जाती है कि उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसको दोबारा से रिवाइज़ भी करें। और सिर्फ आप अपनी आइज़ भी क्लोज़ करेंगे तो आपके सामने से उसकी डायरेक्ट वर्डिंग गुजर जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो मैं यही कहता हूँ कि उन्होंने बैरेक्स की तरफ ही बढ़ना है। बैरेक्स को जितनी बार रिवाइज़ कर सकें करें। अभी बहुत ही कम टाइम बचा है लॉ गेट में, तो डेफिनेट सी बात है आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है किस पे? QSO पे, CPC पे, लीगल एथिक्स पे और क्रिमिनल लॉ पे, क्योंकि इनकी मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है। अब सबसे पहले जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि द कानून शहादत ऑर्डर वास रिपील्ड। कानून शहादत ऑर्डर जो है वो किस लॉ से रिपील्ड हुआ है? तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट है, (1872) इससे रिपील हुआ था। और ये भी सवाल आया था कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील कब हुआ, किस डेट को हुआ? तो जिस दिन कानून शहादत ऑर्डर पास होता है उसी दिन इंडियन एविडेंस एक्ट रिपील हो जाता है। ठीक है, फर्दर फिर ये सवाल कि भाई कानून शहादत ऑर्डर की एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी, इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें
वेयर इट इज़ एप्लीकेबल, वेयर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। एक लंबी लिस्ट बता दी गई कि कहाँ कहाँ पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल है। डेफिनेट सी बात है, अगर वो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भूल जाएंगे। आपने सिर्फ याद क्या रखना है, आपने सिर्फ याद ये रखना है कि कानून शहादत ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल इन आर्बिट्रेशन एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फैमिली केसेस। इससे हटके, इन दोनों से हटके कानून शहादत ऑर्डर आपका जो है जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं उन तमाम पर एप्लीकेबल है। फिर किसकी तरफ आते हैं, फिर हम आते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 से आपका एक सवाल लाजमी आता है। वो क्या आर्टिकल है? वो आर्टिकल हमें बताता है इंटरप्रिटेशन के बारे में। इंटरप्रिटेशन के मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है डेफिनेशंस। जितने भी आप लॉज ओपन कर लें वहाँ पर आपको सेक्शन 2 आर्टिकल 2 डेफिनेशंस का ही मिलेगा। हाँ, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड है, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उसका पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है, सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52A तक। ठीक है, इससे हट के जितने भी लॉज हैं तकरीबन में जो डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 के अंदर ही होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 2 के अंदर क्या बताया गया? सेक्शन 2 के अंदर हमें बताया जा रहा है कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है। जिस तरीके से कोर्ट, अब कोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर कुछ और होगी, सीबीसी के अंदर कुछ और होगी। क्रॉस रेफरेंसेस जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपने कानून शहादत ऑर्डर ओपन किया, इसके आर्टिकल 2 सब क्लास ए के अंदर जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। वही बात आ गई कि आर्बिट्रेटर्स पर तो ये कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, यानी कि कोई भी शख्स जो कि लीगली अथोराइज हो एविडेंस टेक करने के लिए, जिसके अंदर जजेस भी आ गया, मजिस्ट्रेट्स भी आ गया, तो ये सब के सब लोग क्या कर सकते हैं? ये सब के सब लोग कोर्ट के अंदर, कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आपको सेम एज इट इज़ मिलेगी जब आप सेक्शन 29 पीपीसी ओपन करेंगे। सेक्शन 29 पीपीसी ओपन करें और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप जो है कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 2 सब क्लास बी के अंदर देखें। इसके अंदर कह रहा है कि कोई भी चीज़, लेटर, फिगर, कोई भी चीज़, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कपड़ा हो, किसी भी चीज़ पर कोई भी बात लिखी है, कोई लोगो है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो क्या है? वो आपका डॉक्यूमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर हम देखें कोई प्लेट है, उस पर जो है डेकोरेशन की कोई निशानी है, कोई जो है उसका नाम लिखा हुआ है, तो वो भी क्या है? वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई एक पर्टिकुलर थर्मास है, उस पर अगर कोई जो है लोगो या कोई नाम लिखा है, वो भी क्या है? वो भी डॉक्यूमेंट है। यानी कि कोई भी लेटर, कोई भी फिगर, कोई भी चीज़ जिस पे कोई चीज़, कोई बात लिखी है, वो क्या है? वो आपका डॉक्यूमेंट है एज पर आर्टिकल 2 सब क्लास बी कानून शहादत ऑर्डर एंड एज इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 29 पाकिस्तान पेनल कोड। अंडरस्टैंड? उसके बाद फिर हम आ जाएंगे किसकी तरफ? हम आ जाएंगे एविडेंस की तरफ। जी क्लास स्टार्ट है, हम जो है आर्टिकल 2 की तरफ है। अच्छा, एविडेंस की जहाँ तक बात है कि एविडेंस की क्या डेफिनेशन है, एविडेंस की काइंड्स कौन कौन सी हैं, तो एविडेंस हमारे पास 2 काइंड्स के हैं। एक हमारे पास एविडेंस आ जाता है, कौन सा एविडेंस? अच्छा, मेरी आवाज़ मुझे ही क्यों आ रही है? ठीक है, अच्छा, मेरा माइक जो है म्यूट था इस वजह से। एविडेंस के 2 काइंड्स है, एक हमारे पास है ओरल एविडेंस और एक हमारे पास है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आर्टिकल 2 तक मैं जो है पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 2 तक। ठीक है, और सॉरी टू से मेरा माइक जो है म्यूट था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, जो चीज़ें रह गई हैं, जो आर्टिकल सेक्शंस रह गए हैं, वो आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, ओरल और डॉक्यूमेंट्री में क्या डिफरेंशिएट है, किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉ गेट में किस तरीके कार का सवाल आएगा? देखें, जहाँ तक ओरल बात है तो आपने एक वर्ड, एक जो है कीवर्ड याद रखना है इस सब क्लास का। कौन सा कीवर्ड है? वो है कि ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स। क्या वर्ड है? ऑल स्टेटमेंट्स। जहाँ पर स्टेटमेंट्स की बात आएगी डेट मीन्स कि वो बात कर रहा है आपसे ओरल एविडेंस की। जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी वो क्या बात कर रहा है आपसे? वो कर रहा है आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या है? हकीकत। अब फैक्ट के बारे में सिंपली ये बताया गया कि फैक्ट है क्या। कह रहा है कि एनीथिंग परसीव्ड बाय सेंसेस। अब परसीव्ड बाय सेंसेस का मतलब क्या है? क्या चीज़ है जिसको हम परसीव बाय सेंसेस करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी को मर्डर करते हुए देखा, डेट मीन्स कि मैंने खुद उसको देखा हो मर्डर करते हुए, और फैक्ट ये है कि मैं देख सकता हूँ। ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी को प्री प्लानिंग अगेंस्ट वार या वार जो है वार की प्री प्लानिंग करते हुए सुना, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो परसीव बाय सेंसेस का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं रूम के अंदर एंटर हुआ और मैंने अल्कोहल की स्मेल सूंघी, तो ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा आपकी इलस्ट्रेशन और आ जाएगा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या है? एक आ जाता है फैक्ट इन इशू, एक आ जाता है आपका रेलेवेंट फैक्ट। इसको वाइंड अप करके फिर हम मूव ऑन करेंगे मेन चैप्टर की तरफ, आर्टिकल 3 की तरफ। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या है? फैक्ट इन इशू असल वकुआ, असल बात, असल मुद्दा जिसकी वजह से आप कोर्ट की तरफ जाते हैं, एक्चुअल जो काज ऑफ एक्शन है आपका। फैक्ट इन इशू जिसकी वजह से आप कोर्ट के अंदर आए हैं। उसके बाद आ जाता है रेलेवेंट फैक्ट। क्या आ जाता है? रेलेवेंट फैक्ट। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? रेलेवेंट फैक्ट हम उसको कहते हैं विच रिलेट्स टूवर्ड्स फैक्ट इन इशू। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि मैं कहूँ कि किसी का मर्डर हुआ, अब अगर ये देखा जाए कि रूम के अंदर एक लाश, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस शख्स का मर्डर हो चुका है, ये क्या है? मर्डर होना क्या है? मर्डर होना है फैक्ट इन इशू। रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स फॉर एग्जांपल जो है खून से आलेद एक जो है एक शख्स के कपड़े वहाँ पर पड़े हुए हैं, वहाँ पर एक खंजर पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक पिस्टल पड़ी हुई है, ठीक है। रूम की कंडीशन कुछ इस तरीके कार की कि जहाँ वहाँ पर बहुत ही बड़ा कोई झगड़ा हुआ हो, चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये सब के सब क्या है? रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम किसकी तरफ? आर्टिकल 3 की तरफ। आर्टिकल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 3 से 2 से 3 बार सवाल आ चुका है। हु में टेस्टिफाई भी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस भी है। अक्सर लोग इसको कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के नाम से जानते हैं, और जो बैरक के अंदर लिखा है वो क्या लिखा है? वो लिखा है हु में टेस्टिफाई। क्योंकि हमने पढ़ना क्या है, हमने कहाँ से पढ़ना है, चीज़ों को कनेक्ट करना है बैरक से। मैंने कहा कि अगर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ विथ एग्जाम्पल, और अगर वो एग्जाम्पल बैरक्स के अंदर नहीं है कहीं भी, तो आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल तो उसको समझ लिया, लेकिन उस एग्जाम्पल को आपने ये नहीं तस्वर करना कि यही बात बैरक्स के अंदर भी लिखी होगी। क्योंकि लॉ गेट कहाँ से बन रहा है? लॉ गेट बन रहा है आपका कंप्लीटली फ्रॉम बैरक्स, ठीक है, प्योर फ्रॉम बैरक्स। कानून शहादत ऑर्डर आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ेंगे। आर्टिकल 3 किस चीज़ के बारे में? आर्टिकल 3 हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। थोड़ा हम जो है फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून शहादत ऑर्डर के अंदर 166 आर्टिकल्स हैं और ये पूरा का पूरा एक साल का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं आपको अगर एक साल का सब्जेक्ट 1.5 से 2 घंटे के अंदर कवर करवा रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही क्लियर करवाऊंगा। A to Z सारे के सारे 166 आर्टिकल्स कवर नहीं करवाऊंगा, जो मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स हैं वही कवर करवाऊंगा। आर्टिकल 3 क्या है? कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस या फिर हु में टेस्टिफाई। आर्टिकल 3 ने सिंपली क्लियर कर दिया कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई हु कैन अंडरस्टैंड एंड गिव द रेशनल आंसर्स टुवर्ड्स द कोर्ट। क्या? कोई भी शख्स अगर कोर्ट के अंदर आता है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, कोई भी शख्स आता है और वो बिल्कुल जो है वो लुनेटिक नहीं है, ठीक है, और वो कोर्ट की बात को सुने और उसका दुरुस्त जवाब दे सके, तो वो क्या है? वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है एज पर आर्टिकल 3 कानून शहादत ऑर्डर। उसके बाद फिर हमें इसकी एडवर्स एक बात मिल जाती है आर्टिकल 17 के अंदर, क्योंकि हम इसको कनेक्ट करेंगे आर्टिकल 17 के साथ। आर्टिकल 3 को मज़ीद एलोबरेट करता हूँ। आर्टिकल 3 फिर फर्दर कहता है कि प्रोवाइडेड डेट, एक चीज़ याद रखनी है, वेयर देयर इज़ जनरल रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन। जनरल रूल ने हमें सिंपली क्या बताया? जनरल रूल ने हमें सिंपल ये बताया इस पर आर्टिकल 3 के हर शख्स गवाही दे सकता है। अब आप कहेंगे हर शख्स गवाही दे सकता है, कोई ना कोई तो रियायत होगी जिससे कोई शख्स गवाही ना दे सके। फर्दर फिर ये कहा गया कि अगर कोई शख्स पर्जरी में मुलविस हो, किस में मुलविस हो? पर्जरी में। जब आप सेक्शन 191 से लेके 200 पीपीसी ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको पर्जरी भी एक ऑफेंस मिलेगा। पर्जरी मीन्स कि जो कि कोर्ट को गुमराह करे, कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दे चुका हो। फिर फर्दर उसकी भी एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन क्या आ गई कि अगर वो क्या कर जाए, अगर वो मेंडेड हिज वेज कर जाए, अपने रास्ते पर वापस आ जाए और कोर्ट को सेटिस्फाई कर जाए कि दोबारा से वो कोर्ट को गुमराह नहीं करेगा। और कोर्ट का सेटिस्फाई होना बहुत नेसेसरी है। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो कोर्ट का सेटिस्फाई होने के बाद कोर्ट चाहे तो उसकी गवाही को सुन सकती है। क्लियर है ये चीज़? ये हो गया आर्टिकल 3। इसके साथ हम आते हैं किसकी तरफ? आर्टिकल आपके 17 की तरफ, कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेस। ये जो मैंने आर्टिकल 3 आपको बताया था, ये बताया था जनरल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, लेकिन जब हम बात करेंगे हुदूद केसेस की, जब हम बात करेंगे जितने भी हमारे पास
इस्लामिक के हुदूद केसेस हैं उसकी, तो वहाँ पर आर्टिकल 7 एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 7 ये कहता है कि नंबर ऑफ विटनेस के लिए सबसे पहले जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है, वो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एज पर आर्टिकल क्या है, मुस्लिम होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, तज़किया शहूद होना चाहिए, ठीक है, और मेल होना चाहिए। ये क्या है, ये है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एज पर आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर। अब आर्टिकल 17 के तहत कौन कौन गवाही दे सकता है, मुस्लिम, एडल्ट, मेल और तज़किया शहूद। तज़किया शहूद हम उसको कहते हैं कि जिसने कोई मेजर सिन, बड़ा कबीरा गुनाह ना किया और लोग उसके लिए गवाही दें कि ये जो है पाक दामन शख्स है। खैर, अब आर्टिकल 17 को फर्दर एलोबरेट करते हैं। आर्टिकल 17 से 2 से 3 बार ऐसा सवाल आया है कि 90% स्टूडेंट्स जो है उसको गलत करके आए हैं। वो क्या क्वेश्चन है, वो ये सवाल आता है कि जहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस का मामला आएगा, जहाँ पर भी जो है गवाही होगी, तो वो होगी या तो 2 मेल्स की, 2 मेल, फिर आगे आ जाता है फिगर के अंदर, और 1 मेल एंड 2 फीमेल, ऐसे ही है। अक्सर स्टूडेंट्स जब ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस के अंदर वो 2 मेल तो देख लेते हैं, फिर आगे लिखा होता है कि एंड 1 मेल और 2 फीमेल। तो ये जो फिगर्स है, मतलब कि आपकी अगर आईक्यू, आप जो है अपना हाजिर दिमाग लॉ गेट के टेस्ट के अंदर, HEC के टेस्ट के अंदर अपियर नहीं करते, सिर्फ फिजिकली ही अपियर हैं, तो आप लॉ गेट तब भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा है, 2 मेल और 1 मेल एंड 2 फीमेल। और अगर कहीं आपके पास ऑप्शन ये अवेलेबल आ जाए कि 4 फीमेल्स, तो कानून शहादत ऑर्डर के अंदर आर्टिकल 17 के अंदर तो ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ जूरिस्ट के अकॉर्डिंग 4 फीमेल्स भी सही हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने इस पर ही टिक करना है, ठीक है। फिर आते हैं किसकी तरफ, आर्टिकल 4 से लेके आर्टिकल 14 की तरफ, जो किस चीज़ के बारे में डील करता है, आपका प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी कहा जाता है और प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। प्रिविलेज या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन हम कहते किसको हैं, देखें, मैंने आपको आर्टिकल 3 पढ़ाया। आर्टिकल 3 के अंदर क्या बात थी कि हर शख्स गवाही दे सकता है। फिर आर्टिकल 17 पढ़ाया, जिसने हमें बताया कि हुदूद केसेस के अंदर कौन कौन गवाही देगा। अब आर्टिकल 3 की एक्सेप्शन आर्टिकल 4 से 14 तक है। आर्टिकल 4 से 14 तक ये कह रहा है कि ये शख्स, ये लोग इन सर्कमस्टांसेस में गवाही नहीं दे सकते एक दूसरे के खिलाफ। सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आर्टिकल 4, जो किस चीज़ की बात करता है, जो बात करता है जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स की। किस चीज़ की बात करता है, जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स के बारे में बताता है कि जजेस और मजिस्ट्रेट्स किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं है। कोई शख्स उससे ये नहीं पूछ सकता कि आपने मेरे भाई को सज़ा क्यों सुनाई, आपने उस शख्स को इतनी सज़ा क्यों सुनाई। फिर उसकी एक्सेप्शन, जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की एक्सेप्शन है, वो उस आर्टिकल के अंदर ही लिखी गई होगी। किस तरीके से, अब हमारे पास आर्टिकल 4 की एक्सेप्शन क्या है, उसके अंदर ही लिखी है कि अनलेस विद द सुपीरियर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी अगर उसकी सुपीरियर कोर्ट चाहे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से पूछ सकती है, सवाल पूछ सकती है कि आपने इसको इतनी सज़ा क्यों सुनाई है। जिस तरीके से मजिस्ट्रेट्स के ऊपर कौन होता है, डीजे होता है, तो वो डीजे चाहे तो उनसे पूछ सकता है, जवाब तलब कर सकता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 5, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। 4 आ गया, आर्टिकल 5 आ गया, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज से मुराद ये कि जब भी हस्बैंड और वाइफ अपने एक हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में आ गए, रिश्ते में आने के बाद अगर वो एक दूसरे से कोई भी जो है राज शेयर करते हैं, वो एक हस्बैंड ये कहता है कि मैंने जो है उसका मर्डर किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, तो वाइफ जो है कभी भी उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। शादी ख़त्म होने के बाद अगर वाइफ चाहे तो कोर्ट में कह दे, पुलिस स्टेशन में कह दे कि मैंने अपने हस्बैंड को जुर्म करते हुए देखा, या मेरे हस्बैंड ने ये जुर्म किए हुए हैं, तो वो क्या नहीं कर, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो कानूनी शहादत ऑर्डर का जो बेसिक पर्पस था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, कि गवाही ली जाएगी कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक। लेकिन जो आर्टिकल 5 है, ये मेरी रिसर्च के मुताबिक अगेंस्ट इस्लाम है।
अगेंस्ट इस्लाम किस वजह से है? अगेंस्ट इस्लाम इस वजह से है क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि गवाही दो, चाहे वो आपके माँ बाप अहलो अयाल के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। तो अहलो अयाल में आपके हस्बैंड वाइफ सब आ गए, लेकिन ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, के शादी के दौरान जो भी कम्युनिकेशन होती है बाद में वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट इस्लाम है। खैर ये है यहाँ पर, तो इसको छोड़ दें। उसके बाद आपने इसके अंदर फर्दर जो है आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, एविडेंस इज अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब जो स्टेट में जितने भी स्टेट के अफेयर्स के मुताबिक जितने भी एविडेंस हैं, वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो लोग गवाही नहीं दे सकते। किस चीज़ की गवाही नहीं दे सकते? कि नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड। मिसाल के तौर पे अगर कोई अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो उसको कोई पब्लिश नहीं कर सकता, जो कि क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है, इसी को फिर फर्दर एलोबरेट करेगा आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। किस चीज़ की बात करता है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में सिंपली ये बताया गया कि मिसाल के तौर पे आप क्या करते हैं, आप एक जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के महकमे में काम करते हैं। तो आपकी जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो अगर आपको कोई डायरेक्शन, वो अगर आपको कोई नोटिफिकेशन देती है जो कि एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन में के ज़ुमरे में आता है, जो एक प्रोटेक्टेड के ज़ुमरे में आता है, तो आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते टुवर्ड्स द पब्लिक। लेकिन अगर आप अपने सुपीरियर अथॉरिटी से इजाज़त ले लें तो वो क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप उसको भी पब्लिश कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर जो है आ जाता है आपका आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 किस चीज़ के बारे में? आर्टिकल 8 है कमीशन ऑफ ऑफेंस। कमीशन ऑफ ऑफेंस का मुराद ये कि मिसाल के तौर पे आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के बिल या फिर जो हमारे पास गैस के बिल हैं उसके पीछे लिखा होता है कि अगर कोई शख्स चोरी की इत्तला देगा तो उसका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। सिगाए राज का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स इत्तला दे दे तो बाद में डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा कि ये इत्तला किसने दी। डेफिनेट सी बात है, जो चोर होगा वो आपको भी कोई तक नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसके आर्टिकल 8 के 3 कीवर्ड्स याद रखने। कौन कौन से कीवर्ड्स याद रखते हैं? एक है मैजिस्ट्रेट, एक आ जाता है हमारे पास पुलिस ऑफिसर, और एक आ जाता है रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो आर्टिकल 8 के तहत क्या होता है? कमीशन ऑफ ऑफेंस। कमीशन ऑफ ऑफेंस मींस के जब भी कोई पर्टिकुलर ऑफेंस होगा तो अगर आप उसकी इत्तला देते हैं तो बाद में आपको बुलाया नहीं जाएगा या फिर बताया नहीं जाएगा कि किसने इस चीज़ की डिस्क्लोजर दी है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल, जो हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 9 से लेकर 12 तक चलेगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे आर्टिकल 9 के अंदर और आर्टिकल 11 के अंदर बहुत ही इजी सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 9 जो है वो कहता है कि मिसाल के तौर पे नो एडवोकेट शल, क्या वर्ड है आर्टिकल 9 के अंदर? नो एडवोकेट। और फिर जब आप इसका आर्टिकल नंबर 11 खोलेंगे तो आर्टिकल 11 जो है वो बात किस चीज़ की करेगा कि सॉरी आर्टिकल 12 जो है वो बात करेगा नो वन शल, नो वन। मतलब आर्टिकल 11 किस पर एप्लीकेबल हो गया? आर्टिकल 9 हो गया आपका एप्लीकेबल एडवोकेट्स पर, और आर्टिकल जो 12 है वो आपका एप्लीकेबल हो गया ऑल पर्सन्स पर। सिंपली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ये कहती है कि जब आप क्या करते हैं, किसी भी एडवोकेट को ये बताते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आप मेरे मुकदमे को मज़ीद आगे चला सकें। अब होता है इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट देखता है और वो सोचता है कि इसने जो है ये जुर्म भी किया है और ये एक बाले जुर्म भी कर रहा है, और मैं कोर्ट को अगर बता दूं तो डेफिनेट सी बात है इसको सज़ा आ जाएगी। तो एडवोकेट कभी भी क्या नहीं कर सकता, कोर्ट के अंदर डिस्क्लोज नहीं कर सकता अपने क्लाइंट के बारे में कि उसने ये जुर्म किया है। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से आपने अक्सर एडवोकेट्स ऐसे भी देखे होंगे जो किसी को जो है कोई मशवरा वगैरह दे देते हैं। तो अगर ऑफेंस कमिट होने से पहले अगर एडवोकेट क्या कर ले, किसी को मशवरा दे दे कि आप जाके ये जुर्म कर लें, मैं देख लूँगा, कोर्ट को मैं देख लूँगा, जो भी होगा उसको मैं हैंडल कर लूँगा।
उसको मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो क्या है, वो एडवोकेट क्या कर रहा है, वो एडवोकेट ऑफेंस में उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि एडवोकेट क्या नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि उसके क्लाइंट ने एक जुर्म किया है। लेकिन यहाँ पर इसकी भी एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर एडवोकेट को वो ये कह दे कि मैं अभी जाकर फलां बंदे की जान लेने वाला हूँ, तो वो एडवोकेट क्या कर सकता है, उसकी इत्तला दे सकता है पुलिस को कि ये जाकर एक जुर्म कमिट करने वाला है, ठीक है। फर्दरेंस ऑफ ऑफेंस की बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल 13 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल 13 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये टाइटल डीड, टाइटल डीड का वर्ड याद रखना है। आर्टिकल 13 सिंपली ये कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स क्या करे, अगर कोई शख्स कोर्ट में आता है और कोर्ट में आने के बाद उसको ये कहा जाए कि आप जो है अपने टाइटल डीड शो करें, और वो कोर्ट में आया किस लिए, गवाही देना है। जब वो कोर्ट में गवाही देने आया है तो डेफिनेट सी बात है वो शख्स गवाही देने का पाबंद है। किस चीज़ का पाबंद है, गवाही देने का पाबंद है, ठीक है। तो उससे गवाही ली जा सकती है लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने टाइटल डीड्स शो करे। अंडरस्टैंड, क्लियर है ये चीज़। उसके बाद आ जाएंगे हम किसकी तरफ, आर्टिकल 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 किस चीज़ के बारे में, आर्टिकल 15 है आपका इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। अब ये इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है क्या, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन यानी कि कोई सवाल के बारे में बात हो रही है। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन मीन्स के वो सवाल जो आपको ही मुजरिम बना दे। आप किस लिए आए हैं, आप जो है जुलैद की गवाही देने आए हैं अदालत के अंदर, और आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आप उस वक्त वो मौके पर कर क्या रहे थे। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि रात के 4 बजे मैंने खुद देखा कि जुलैद अपने सगे भाई की जान ले रहा था और अपने घर के अंदर ही ले रहा था। तो कोर्ट या एडवर्स पार्टी का एडवोकेट अगर आपसे ये पूछ ले कि आप ये क्लियर करें कोर्ट को कि आप उस वक्त कर क्या रहे थे, डेफिनेट सी बात है कि अगर वो ये कह दे कि मैं चोरी करने गया था तो वो तो अपने सवाल अपने जवाब से खुद ही मुजरिम हो गया। अंडरस्टैंड। तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब वो फंस जाएगा। अब वो किस लिए फंस जाएगा, इसलिए फंस जाएगा कि उसको भी सज़ा हो सकती है उस जुर्म के, उस ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। तो वो क्या लेगा, वो प्रोटेक्शन लेगा आर्टिकल 13, किस कौन से आर्टिकल की, आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किस चीज़ से रिलेट करता है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बिकम हिज ओन विटनेस। किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपनी ही ज़ात के खिलाफ गवाही दे। तो इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन ने हमें सिंपल ये बताया कि वो शख्स क्या करेगा, पहले लेगा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लेने के बाद फिर क्या करेगा, प्रोटेक्शन लेने के बाद फिर जो अगर वो कह दे कोर्ट को कि हाँ मैं वो ये पर्टिकुलर ऑफेंस करने गया था, तो उसकी वो गवाही को फर्दर किसी और प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 को अगर हम देखें तो वो बात करता है अकम्पलिस की। अकम्पलिस मीन्स के शरीक जुर्म। कुछ ऐसे ऑफेंडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सलाहकार होते हैं। आपको ये कहेंगे कि मैं आपको असला दूंगा। कुछ ऐसे ऑफेंडर्स होंगे वो कहेंगे कि मैं आपके साथ चलूंगा, मारना आपने खुद है उस शख्स को, मैं सिर्फ और सिर्फ पहरा दूंगा, बाहर देखूंगा कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, यानी कि मैं आपकी इस हद तक हेल्प कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये अकम्पलिस। अब अकम्पलिस के बारे में आर्टिकल 16 ने ये कहा कि अकम्पलिस शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। लास्ट टाइम भी ये सवाल आया था, क्योंकि कानून शहादत ऑर्डर या फिर हमारे पास लॉ गेट में अक्सर सवाल एक्सेप्ट के फिगर में भी आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आर्टिकल सेक्शन 75 CPC के अंदर ये आया था कि द कमीशंस मे नॉट बी अपॉइंटेड, या कमीशन शल नॉट बी अपॉइंटेड, या कमीशन मे बी अपॉइंटेड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट। उसने सारे के सारे ऑप्शन दिए और फिर एक्सेप्ट में लिख दिया कि कौन सी प्रोसीडिंग के अंदर कमीशंस अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 75 CPC। तो उसमें एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो है ऑप्शन था वो ठीक था। खैर, अभी मैं आपको अकम्पलिस के बारे में बता रहा था कि एन अकम्पलिस शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई एक्सेप्ट हुदूद केसेस। हुदूद केसेस के अंदर अकम्पलिस की गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं है। फिर आप इसके भी क्रॉस रेफरेंस की तरफ आ जाएं। इसका क्रॉस रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा 129 सब क्लास बी के अंदर। जब आर्टिकल 129 सब क्लास बी आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है एन अकम्पलिस इज़ अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, यानी जो शरीक जुर्म है वो काबिल एतमाद के काबिल नहीं है। क्यों काबिल एतमाद के काबिल नहीं है भाई,
इसलिए काबिल एतमाद के काबिल नहीं है क्योंकि हो सकता है कि वो कोर्ट को गुमराह करे, क्योंकि वो पहले ही एक क्या है, मुजरिम रह चुका है। फिर ये क्या है, ये एक डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करे एक्सेप्ट ना करे। अब जो हमारे पास मोस्ट लॉन्गेस्ट चैप्टर आ जाता है वो कौन सा चैप्टर है, वो आ जाता है आपका आर्टिकल 18 से लेके 69, जो किस चीज़ के बारे में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, अब इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक वर्ड कॉमन मिलेगा, वो होगा रेलेवेंट या होगा इररेलेवेंट। क्या वर्ड होगा, रेलेवेंट या होगा इररेलेवेंट। यानी जब भी गवाही दी जाएगी वो आइदर दी जाएगी रेलेवेंट थिंग्स के मुताबिक या दी जाएगी इररेलेवेंट के मुताबिक। अगर इररेलेवेंट होगी तो वो गवाही एडमिसिबल ही नहीं होगी। आर्टिकल 18 ने क्या कहा कि एविडेंस में बी गिवन आइदर फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट। तो गवाही जब भी होगी वो किस चीज़ से मुतल्लिक होगी, वो होगी फैक्ट इन इशू या होगी आपकी रेलेवेंट फैक्ट। इन दो बातों से रिलेटेड गवाही होगी हमेशा। फिर क्या लिखा गया कि एविडेंस में भी गिवन इन सूट और प्रोसीडिंग एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और फैक्ट हेयर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट। और वो कौन कौन से डिक्लेयर्ड रेलेवेंट किए गए हैं वो आर्टिकल 19 से ऑनवर्ड बताए गए। आर्टिकल 19 किस चीज़ से रिलेटेड है, रेस गिस्चे। रेस गिस्चे क्या है, रेस गिस्चे मीन्स थिंग्स क्लोजली डन। थिंग्स क्लोजली डन से मुराद ये, मिसाल के तौर पे किसी का मर्डर हुआ, मर्डर होने से पहले कुछ भी नहीं था, मर्डर होते ही क्या हुआ कि एकदम से शोर मच गया और लोग जो है अफरा तफरी मच गई, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, ठीक है, पिस्टल की आवाज़ आई, ये सब का सब क्या है, थिंग्स क्लोजली डन है। क्या है ये सब, ये है थिंग्स क्लोजली डन। उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 क्या बात करता है, ओकेजन काज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। फैक्ट विच आर द ओकेजन, वो फैक्ट्स वो हकाइक जो कि उस वक़ुए से मुतल्लिक हों, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक हों, उनको हम क्या कहते हैं, ओकेजन काज और इफेक्ट, जो इफेक्ट बने, जो वजह बने। मिसाल के तौर पे किसी का मर्डर हुआ, मर्डर होने के पीछे काज क्या था, काज ये था कि उसने उसके पैसे खाए हुए थे। ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब एक जो है अकरंस से कनेक्टेड सीरीज़ होंगी। उसने प्लानिंग की होगी, प्लानिंग करने के बाद उसने जो है कुछ ना कुछ ऑफेंस कमिट करने की कोशिश की होगी। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू हैं। उसके बाद आ जाता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। आर्टिकल 21, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 हमें बात करता है किस चीज़ की, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। हमारे पास जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ये कहेगा कि एक मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने किसी को मारा, उसके पीछे उसका मोटिव क्या था, वजह क्या थी। सेकेंडली प्रिपरेशन, जो उसने प्रिपरेशन की, अपना माइंड प्रिपेयर किया, उसने प्री प्लानिंग की और उसने जो है एक असला ख़रीदा, ये सब की सब क्या है, प्रिपरेशन है। फिर उसके बाद प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यानी पहले वाला और अब वाला जो उसका अमल है उनमें क्या मेन डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे मिस्टर जो हमारे पास अली है, मिस्टर अली जो है, मिस्टर अली की वाइफ की डेथ होती है 2021 में वाशिंग मशीन के करंट के बटन से करंट लगने की वजह से, और 2023 में वो दोबारा से शादी करते हैं। दोबारा से शादी करने के बाद 2024 में उसी तरीके से करंट लगने की वजह से उनकी सेकेंड वाइफ की भी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ डेफिनेट टू से कि ये मर्डर है, ये क्या है, ये मर्डर है, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट एज पर आर्टिकल 21। उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 किस चीज़ के बारे में, आइडेंटिफिकेशन पीरियड। आइडेंटिफिकेशन पीरियड, आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है, शनाख्त पीरियड, इसको आपने उर्दू में नाम सुना होगा, शनाख्त पीरियड। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो कि इंट्रोड्यूस करवाने के लिए नेसेसरी हों। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड, ये पर्टिकुलर, जी 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 बताएं। क्लियर है, मतलब थोड़ा आवाज़ सही नहीं आ रहा था ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आइडेंटिफिकेशन जो पीरियड है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकती है और पर्टिकुलर थिंग के लिए भी हो सकती है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन पीरियड के अंदर होता कुछ इस तरीके से कि नो डमीज़ रखी जाती हैं और ये एज सून एज पॉसिबल
जो है आइडेंटिफाई किया जाता है उस पर्सन को। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाते, आपने याद क्या रखना है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट सपोर्ट्स टू रिबट इंटरफेरेंस ऑफ सजेस्टेड फैक्ट इन इशू, जो कि किसके साथ कनेक्टेड हो, फैक्ट इन इशू के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, अच्छा जो इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस के लिए मैं ये करूँगा कि मैं जो है एडमिन को एक डिटेल लेक्चर शेयर कर दूंगा, 55 मिनट्स का वो लेक्चर है जिसके अंदर कानून शहादत ऑर्डर की ऑल इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं। तो वो लेक्चर जब आप सुनेंगे तो आपको लॉन्ग स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं या जो हमारे पास इलस्ट्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े सवाल के क्या जवाब होंगे, तो वो सारे के सारे आपको एज पर कानून शहादत ऑर्डर आपको वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या आते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि आर्टिकल 24 व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, यानी कि व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट, इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट। इररेलेवेंट फैक्ट्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछे कि आप 1 तारीख और 1 मई 2024 को 1 मई 2024 को गुलशन इकबाल में क्या कर रहे थे, और आप कहेंगे कि मैं जो है वो इस्लामाबाद में घूम रहा था। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि आप 1 तारीख को 1 मई को वहाँ पर कर क्या रहे थे गुलशन इकबाल कराची में। आपने जवाब क्या दे दिया? आपने जवाब उसका अपोजिट दे दिया, यानी कि सवाल बात कोई आपसे कुछ और पूछी गई और जवाब में आपने उसको कोई और बात आंसर कर दी। इसको हम कहते हैं इररेलेवेंट फैक्ट्स। और इररेलेवेंट फैक्ट्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। लेकिन यहाँ पर इररेलेवेंट फैक्ट्स को क्या किया जा रहा है? बिकम्स रेलेवेंट। इररेलेवेंट फैक्ट्स को रेलेवेंट करार दिया जा रहा है एज पर आर्टिकल 24। मिसाल के तौर पे इसको हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। क्या कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब क्या है? एल्सवेयर। एल्सवेयर मीन्स कि आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। अगर अक्यूज पर्सन ये कह दे कि मैं तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं था। पहले क्या था? बर्डन ऑफ प्रूफ। हम आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन हु असर्ट्स, यानी कोर्ट के अंदर जो केस लेके आया वही शख्स साबित करेगा कि ये मुलजिम नहीं है, ये मुजरिम है। ठीक है, अब क्या होता है? अब जब एक शख्स ने प्ली ऑफ एलिबाई ले ली, यानी कि उसने कह दिया कि आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। किस पे शिफ्ट हो जाएगा? अक्यूज पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं ऑनर्स ऑफ प्रूफ का। क्लियर है ये चीज़? तो प्ली ऑफ एलिबाई लेने के बाद क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स एन अक्यूज्ड। और इसका जो आर्टिकल सब क्लास 2 है वो हमें बताता है प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में। उसके बाद आप आ जाएं आर्टिकल नंबर 25 की तरफ। आर्टिकल 25 जो है वो किस चीज़ के बारे में? सूट्स फॉर डैमेजेस। 25 क्या बताता है? डैमेजेस। डैमेजेस के लिए आपने याद रखना है कि जब भी आप कंपनसेशन क्लेम करेंगे, डैमेजेस की कंपनसेशन क्लेम करेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपकी माशरे के अंदर किस हद तक इज्जत है। अब अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान डैमेजेस क्लेम करता है किसी भी शख्स से, तो वो करोड़ों में करेगा क्योंकि उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है। अगर मैं करूँगा तो डेफिनेट सी बात है, मुझे जो है कोई 2-3 हज़ार बंदे जानते होंगे मैक्सिमम, या सोशल मीडिया को अगर लगा लें तो आप मैक्सिमम 15-20 हज़ार जानते होंगे। तो मैं कितनी क्लेम करूँगा? लाखों में क्लेम करूँगा। तो वो नोयत देखी जाएगी कि आपकी रेपुटेशन माशरे के अंदर किस कदर है। अंडरस्टैंड? तो डैमेजेस के लिए आपने आर्टिकल 25 का वर्ड ये याद रखना है। उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। जब भी राइट और कस्टम यानी कि जो रस्म रिवाज वो इन क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर आप उसको किस तरीके से साबित करेंगे? जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो क्लेम हुआ है, जो क्रिएटेड हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, उन सब को साबित करेंगे। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल आर्टिकल 27 के लिए आप याद रखें, राइट ऑफ कस्टम इन क्वेश्चन। जब किसी का कोई भी जो है रस्म या किसी की गुजरगाह है, एक रोड है, उसका सवाल उभरेगा, तो ये देखा जाएगा वो कब मॉडिफाई हुआ, वो कब क्रिएट हुआ, उससे रिलेटेड सारे के सारे पर्टिकुलर फैक्ट्स देखे जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 किस चीज़ के बारे में बात करता है? कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस मिसाल के तौर पे आपने कहा कि सर नोट्स भेज दें। क्या कहा आपने? कि सर नोट्स भेज दें। अब जब मैंने नोट्स भेजे, मैंने भेजे 1/1/2024 को, और आपको डिलीवर हो जाने चाहिए थे 5/1/2024 को, लेकिन डिलीवर नहीं होते। डिलीवर नहीं होते डेट मीन्स कि मैं लायबल था 5 तारीख तक, लेकिन अगर कोई विसनेजर हो जाए, जिस तरीके से सैलाब आ चुका था बीच में,
ठीक है। इस तरीके से कोई और ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आप तक ना पहुँचे, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ, उसके लिए कौन लायबल है, कंपनी लायबल है, और फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे जो है वो अमाउंट वापस दें। उसके बाद आ जाएगा एडमिशंस एंड कन्फेशंस। क्या आ जाएगा, एडमिशंस एंड कन्फेशंस। एडमिशन क्या है, कन्फेशन क्या है, दोनों के अंदर थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लियर करेंगे, और बैरक के अंदर जो इसके अंदर कीवर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा कि क्वेश्चंस के अंदर आपने जो है कौन से कीवर्ड्स याद रखते हैं एज पर आर्टिकल 30 टू आर्टिकल 45। क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चंस आते हैं लॉगेट के, तो डेफिनेट सी बात है वो आते हैं कहाँ से, बैरक से। अगर मैं आपको सारा का सारा ही कॉन्सेप्चुअल लेके चलूँ तो फिर आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, अब किसकी तरफ आते हैं, एडमिशंस की तरफ और कन्फेशंस की तरफ। एडमिशंस और एक आ जाता है क्या, कन्फेशंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, एडमिशन होता है किसके अंदर, सिविल के अंदर, और कन्फेशन कहाँ होता है, क्रिमिनल के अंदर। एडमिशन के अंदर क्या होता है, सॉरी, एडमिशन के अंदर होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट विच गोज अगेंस्ट मेकर। और हमारे पास जो कन्फेशन है उसके अंदर क्या कहा जाता है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट, एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। मिस्टर ए कहता है कि हमने मिस्टर ई के साथ क्या किया, मिस्टर ई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। मिस्टर ए क्या कह रहा है कि हम चारों ने मिलकर क्या किया, मिस्टर ई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ये जो एडमिशन है ये इन सब का एडमिशन होगा, क्या होगा, इन सब की ज़ात के लिए एडमिशन होगा। अब जो मैंने आपको बताया एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट विच गोज अगेंस्ट मेकर, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने 10 लाख रुपए मिस्टर जुलैद से लेने हैं, क्या करना है, मैंने 10 लाख रुपए मिस्टर जुलैद से लेने हैं, ये मेरी ज़ात के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं जा रही, क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट में तो मेरा ही फ़ायदा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए मिस्टर जुलैद को देने हैं, तो ये क्या है, ये आपका एडमिशन है, अंडरस्टैंड। या मैं कहता हूँ कि हम तीनों ने मिलकर मिस्टर जुलैद के साथ एक एग्रीमेंट किया था, उनको इतना नुकसान पहुँचा है और हमने इसको इतनी पैसों की भरपाई करनी है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका एडमिशन। उसके बाद कन्फेशन की तरफ आते हैं। कन्फेशन के अंदर भी एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और डी। मिस्टर ए बी सी डी क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने मिस्टर ई का मर्डर किया। अब इसके अंदर भी ऐसे ही होता है, मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए कहता है कि हम चारों ने मिलकर मिस्टर ई को मार दिया। अब ये जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन ए के लिए कन्फेशन होगा और बाकियों के लिए क्या होगा, बाकियों के लिए होगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, बोर हो गए होंगे आप, तो एग्जांपल कुछ मूवी की है। मूवी होती है एक टेम्पर नाम की, ठीक है, मद्रासी मूवी है, शायद आपने देखी हो ना देखी हो, कोर्ट रूम मूवीज़ देखा करें। उसके अंदर ये होता है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा होता, एक्चुअल जो अक्यूज़ होते हैं बी सी डी इनके खिलाफ, तो एट द एंड जो एक हीरो होता है वो ये कहता है कि हम चारों ने मिलकर मिस्टर ई का रेप किया और उसको जान से मार दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो जज के सामने कन्फेशन कर रहा है। डेफिनेट सी बात है, जब वो कन्फेशन करेगा तो वो कन्फेशन उसकी अपनी ज़ात की हद तक होगा। उस मूवी के अंदर ये दिखाया गया कि उन चारों को फांसी की सज़ा हो जाती है। देखें, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कहा कि जब कन्फेशन होगा तो कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए होगा, बाकियों के लिए क्या होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जब तक कोई और कोरोबरेशन ना हो, जब तक कोई और कोरोबरेटिव एविडेंस ना आ जाए, तब तक के लिए उनको सज़ा नहीं आ सकती। क्लियर है, लेकिन इसको सज़ा आ जाएगी, इस स्टेटमेंट पर इसको सज़ा आ जाएगी। अब जब हमारे पास हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, इन एडमिशन, स्टेटमेंट, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, तो एडमिशन जो है वो स्टेटमेंट के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, ठीक है।
उसके बाद फिर आर्टिकल 31 और 32 के अंदर क्या है कि हमारे पास जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 ने कहा कि एडमिशन बाय प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ में से भी कोई कर सकता है और उसके कोई एजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 32 जिसके अंदर स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन लायबिलिटी नेसेसरी टू प्रूव अगेंस्ट एनी पार्टी, यानी कि उसने साबित करना होगा कि वो उसकी क्या पोजीशन है, वो खुद पार्टी है या फिर पार्टी टू प्रोसीडिंग है जिसके खिलाफ वो एडमिशन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर स्टेटमेंट बाय पर्सन एक्सप्रेस रेफर्ड टू द सूट, रेफर्ड पर्सन भी क्या कर सकता है, एडमिशन कर सकता है। फिर आप आ जाएं किसकी तरफ, आर्टिकल 36 37। आर्टिकल 36 के अंदर वर्ड क्या याद रखना है, रेलेवेंट, और रेलेवेंट के बाद उसके अंदर सब क्लास 2 के अंदर शल बी का वर्ड है, क्योंकि लास्ट टाइम इट मीन्स के जो हमारे पास अक्टूबर 2022 का लागेट हुआ था उसके अंदर 27 क्वेश्चंस थे मे और शल के, और प्रीवियस जो लागेट था, इससे प्रीवियस जो लागेट था उसके अंदर 2 से 4 सवाल आते रहे हैं मे और शल के। तो शल का वर्ड कहाँ पर मेंशन है आपने ये भी याद रखना है, मे का वर्ड कहाँ पर है वो भी याद रखना है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस नॉट गिवन, मतलब कि जब तक वो कंडीशनल एडमिशन होगा तो वो एडमिशन नहीं होगा। तो फिर क्या वर्ड यूज़ किया गया, नॉट रेलेवेंट, नो एडमिशन इज रेलेवेंट, नो एडमिशन इज रेलेवेंट। उसके बाद फिर आ जाए आप किसकी तरफ, आर्टिकल 37 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 37 से लेके आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब के सब मूव होंगे किसकी तरफ, वो होंगे आपके कन्फेशन की तरफ। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि जब भी किसी भी कन्फेशन के अंदर थ्रेट आ जाए, इंड्यूसमेंट आ जाए या फिर प्रॉमिस आ जाए तो वो कन्फेशन नहीं रहेगा, उसकी कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिरे से ही आपका हो जाएगा इररेलेवेंट। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, रेलेवेंट इररेलेवेंट, ये कौन कौन से जो है गवाह वो रेलेवेंट है, कौन कौन से इररेलेवेंट है। अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाएगा आपका आर्टिकल 38 किस चीज़ की बात करता है, 38 जब ओपन करेंगे, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ पुलिस, और एक कन्फेशन आ जाता है आपका इन कस्टडी ऑफ पुलिस। अब देखें, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया लेक्चर स्टार्ट करने के टाइम पे कि वेयर देर इज जनरल रूल देर इज एन एक्सेप्शन। जनरल रूल ने हमें ये बताया कि कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ पुलिस इज नो कन्फेशन। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि कन्फेशन इन कस्टडी ऑफ पुलिस वो भी नो कन्फेशन है। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी नो कन्फेशन है। सेकेंड थिंग, फिर ये तो जनरल रूल है आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39, और इसकी एक्सेप्शन कहाँ मिलेगी, इसकी एक्सेप्शन मिलेगी आर्टिकल 40 के अंदर, जो क्या कहती है कि जो हमारे पास एज पर आर्टिकल 40, जब आर्टिकल 40 को ओपन करेंगे, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव टू अक्यूज बाय मे बी प्रूव्ड, मे बी प्रूव का वर्ड कह रहा है कि एज पर आर्टिकल 40 जो हमारे पास इनकशाफी बयान होता है, इनकशाफी बयान से मुराद एक अक्यूज कह दे जाके पुलिस को, मैंने ये जुर्म किया है, मैं इस जो है पूरी की पूरा लायबल हूँ और मैंने उस शख्स का मर्डर किया है, वो कन्फेशन नहीं है। वो कन्फेशन किसके पास रिकॉर्ड होगा एज पर सेक्शन 164 और 364 CRPC। अब क्रॉस किस तरीके से करेंगे, 164 आपका लॉ गेट का हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर का, CRPC का। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड होगा वो इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट किया जाएगा और पुलिस ऑफिसर को रिमूव किया जाएगा और उसके हैंडकफ्स हटाए जाएंगे, उससे कुछ 8 से 10 सवालात किए जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। अब जो हमारे पास कन्फेशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ पुलिस या इन कस्टडी ऑफ पुलिस, तो वो कन्फेशन नहीं है। इनकशाफी बयान, मिसाल के तौर पे मैं जाके पुलिस ऑफिसर को ये कह दूं कि मैंने मिस्टर जुलैद का मर्डर किया है और जब मैंने उसको मार दिया उसकी जो कब्र थी वो उसको मैंने खुद दफनाया है
फ़लाँ कब्रिस्तान के अंदर, पहली चीज़। और जिस खंजर से, जिस कपड़ों में मैंने उसको मारा था, वो कपड़े, वो खंजर मेरे घर के अंदर फ़लाँ बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। क्लियर है? अब ये क्या है, ये इनकशाफी बयान है। डेट मीन्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुलिस को A to Z बात बता रहा हूँ। फिर भी क्या होगा, फिर भी कन्फेशन रिकॉर्ड होगा उस शख्स का मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन इससे जब वो सारे के सारे सबूत पुलिस इकट्ठा कर लेगी, तो फिर थोड़े से एक से दो और अगर एविडेंस मिल जाएंगे तो मुझे सज़ा आ जाएगी। क्लियर है? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, कन्फेशन से अगर जो है रिमूव कर दिया जाए कि किस चीज़ को, इंड्यूसमेंट थ्रेट को, मैंने बताया थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, जोर दबाव या फिर जो है ज़बरदस्ती या फिर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, किसी को कोई ये कहे कि आप मेरा नाम सिगाए राज में रखना, मैंने ये जुर्म किया है, वो होता है प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। एक होता है प्रॉमिस। प्रॉमिस से मुराद ये कि मैं अगर कहूँ कि अगर आप ये जाके कह दोगे कि आपने जुर्म किया है तो बाद में मैं आपको बाहर भी निकाल दूंगा, आपकी फैमिली को भी मैं सपोर्ट करूँगा, ये प्रॉमिस हो गया। तो अगर ये चीज़ें कन्फेशन से रिमूव हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट। अदरवाइज़ ये क्या होगा, ये होगा आपका इररेलेवेंट। क्लियर है ये? उसके बाद आर्टिकल 43 के अंदर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी के बारे में बताया गया। और फिर हमने क्या बात की आर्टिकल 43 के अंदर जॉइंट ट्रायल की, कि इन सब का ट्रायल क्या होगा, इन सब का ट्रायल जो है वो सेपरेट चलाया जाएगा, जॉइंट ट्रायल नहीं होगा। आर्टिकल 43 के बाद जो है आर्टिकल 43 सब क्लास बी के अंदर मे का वर्ड है और ए के अंदर शल का वर्ड है। और बी के अंदर कहता है कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यानी दूसरों के लिए क्या होगा, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इस पर आर्टिकल 45 की तरफ आएंगे तो वो क्या होगा, वो बताता है कि जो हमारे पास एडमिशन है, एडमिशन एक्ट्स एज स्टॉपल। स्टॉपल क्या, पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है 114 से लेके 116 तक, आगे चल के पढ़ाता हूँ। स्टॉपल क्या कहता है, कह रहा है कि एडमिशन, जब किसी शख्स ने एडमिशन कर लिया, एडमिट कर लिया कि मैंने इसको इतने पैसे देने, बाद में वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता, बाद में वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने नहीं देना। ठीक है, अंडरस्टैंड? फर्दर फिर क्या आ जाता है, फर्दर फिर जो हमारे पास कन्फेशन है, कन्फेशन के अंदर ये हो सकता है कि मैं कन्फेशन करने के बाद मुकर जाऊँ कि मुझे जो है ज़ोर ज़बरदस्ती कन्फेशन करवाया गया, या फिर मैं ये कहूँ कि जब मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ मैं अपने होश में नहीं था। कई बातें हैं। तो कन्फेशन से एक अक्यूज़ रिट्रैक्ट कर सकता है, मुकर सकता है, एडमिशन से नहीं मुकर सकता। क्लियर है ये? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 46 बात करता है स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको विटनेस के तौर पे बुलाया नहीं जा सकता, जिनकी स्टेटमेंट भी काबिल कबूल होगी। सबसे पहले कह रहा है कि अगर कोई शख्स क्या हो जाए, अगर कोई शख्स डेड हो जाए, मर गया, या फिर जो है मिल नहीं रहा हो कितने बड़े अरसे से, तो उसकी जो स्टेटमेंट पहले थी, कुछ सालों पहले थी उसकी कोई स्टेटमेंट, वो क्या होगी, वो होगी आपकी रेलेवेंट। वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेलेवेंट हो जाएगी। क्लियर है ये? उसके बाद फिर क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, मरते हुए शख्स का बयान। डाइंग डिक्लेरेशन से हमें सिंपली ये मिलता है कि अ डाइंग पर्सन डज नॉट टेल अ लाई। इट मीन्स कि अगर कोई शख्स मरते हुए कह दे कि मिस्टर अली ने मेरी जान ली थी और वो शख्स मर गया, उसके लिए मरना बहुत नेसेसरी है, वो शख्स मर गया, तो एज पर आर्टिकल 46 सब क्लास 1 उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो एडमिसिबल है, और उस स्टेटमेंट की वजह से उस शख्स को जो है सज़ा भी आ सकती है। लेकिन उसके लिए मरना बहुत नेसेसरी है। किसी शख्स को 20 गोलियां लग जाएं और फिर भी वो बच जाए तो फिर वो डाइंग डिक्लेरेशन के ज़ुमरे में हरगिज़ नहीं आएगा। उसके बाद फिर फर्दर बताया गया कि कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर जो है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर, राइट ऑफ कस्टम, और फिर रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप से मुराद ये कि अगर कोई शख्स ये पूछे कि फ़लाँ शख्स आपका क्या लगता है, फ़लाँ शख्स कि क्या रिश्ता है उस औरत के साथ, तो वो वही लोग बता सकते हैं जो उनके साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आपका आर्टिकल 48 से ऑनवर्ड जाएगा। आर्टिकल 48 से ऑनवर्ड, एंट्रीज ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। एंट्रीज ऑफ